हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के और आज है सॉल्यूशन यूनिट का एक नया लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी में हम दो अलग अलग सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे। पहला होगा सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड और दूसरा हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी यानी कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो टॉपिक रहेगा हमारा सॉल्युबिलिटी। और हम इसमें सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे आज का जो टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है कि ये एक लिक्विड सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। और हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो सॉलिड रहेगा और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। तो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। यहाँ भी अलग अलग तरीके के पॉइंट्स पढ़ने स्टार्टिंग में हम इसका थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे दिस सॉल्यूशन का मीनिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का मीनिंग हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब दिस सॉल्यूशन क्या होगा? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्यूट है वो कंटिन्यूअसली डिसॉल्व होता रहता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है सॉल्यूशन में। यानी कि दिस सॉल्यूशन क्या होगा? इट इज ए प्रोसेस इन विच solute is dissolved continuously in the solvent and concentration of solute increase. Process in which solute is continuously dissolved in the solvent या in the solution भी लिख सकते हो and concentration of solute increase, क्योंकि वो जितना घुलेगा तो उतनी ही ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और एक चीज याद रखिएगा कि जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, जितनी अमाउंट हम सॉल्वेंट की स्टार्टिंग में हम लेके चले हैं वो हमें क्या रखनी है? फिक्स रखना है, हमें उसको बार बार चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, प्रोसेस जिसमें सॉल्यूट वो डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अब जब हमने सॉल्यूट को घोलना शुरू किया तो वो प्रोसेस डिसॉल्यूशन कहलाए। अब एक टाइम आया क्योंकि मैंने कहा कि सॉल्वेंट की अमाउंट हमें फिक्स रखनी है। अब सॉल्वेंट हमने फिक्स कर दिया। एक पॉइंट और यहाँ पे हमें फिक्स यानी कि कांस्टेंट रखना, वो टेम्परेचर। कि जब हमने सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दिया और जो हमारी एनवायरनमेंट है उसका हमने टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, यानी कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो उससे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सॉल्यूट है वो घुलना बंद कर देगा। अब सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो जितना मैक्सिमम घुल सकता है तो वो घुल गया। किसके ऊपर? फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर और फिक्स टेम्परेचर पर। अब उससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं होगा तो उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि कैसे डिफाइन करेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute which is present in the solvent या solution and no more solute can be dissolved at a fix और एनी टेम्परेचर। हम हमारे अकॉर्डिंग किसी भी टेम्परेचर को फिक्स कर सकते हैं, तो एट एनी टेम्परेचर या एट एनी फिक्स टेम्परेचर यानी कि कांस्टेंट।
तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सोल्यूट अब डिसॉल्व नहीं हो सकता, और वहां पर जो सोल्यूट प्रेजेंट है वो किसमें है, मैक्सिमम अमाउंट में है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, ठीक है, और नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट और सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी भी सेम है, सेम ही आएगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सोल्युबिलिटी भी क्या होता है, सोल्युबिलिटी होता है मैक्सिमम, यही सेम कुछ सेंटेंसेस है वो सेम रहने वाले, चेंज नहीं होंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which is present in the, अब एक चेंज कर रहा हूं मैं, which is present in the saturated solution। solubility क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से निकाली जाती है हमेशा। सॉल्युबिलिटी एक बात ध्यान रखिए, अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हुआ यानी कि वो अभी तक अनसैचुरेटेड है तो आप सॉल्युबिलिटी नहीं निकाल सकते। अगर आपने कोई वैल्यू दे भी दी, फॉर एग्जांपल आपने 1 लीटर के पीछे बोल दिया कि इसमें 150 ग्राम शुगर है, ठीक है, हालांकि इसमें और डिसॉल्व हो सकता था, और आपने 150 वैल्यू दे दिया तो वैल्यू क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन को पहले सैचुरेटेड बनाना पड़ता है कि जितना मिक्स हो सकता है सोल्यूट, जितना डिसॉल्व हो सकता है उतना कीजिए। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट, या आप लिख सकते हो डिसॉल्व, प्रेजेंट और डिसॉल्व इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो वो कहलाएगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को मैं एक अलग तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, देख लेना। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिस्कस करेंगे आज पूरा। इसका मतलब एक लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, डिसॉल्यूशन प्रोसेस में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, सैचुरेटेड में मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाता है, और जब सैचुरेटेड बन गया तो जितना डिसॉल्व हुआ वो अमाउंट क्या कहलाती है, सॉलिबिलिटी। ओके, ठीक है जी। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अब एक अलग तरीके से और हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूं सॉल्युबिलिटी को ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम which is dissolved in the 100 gram of solvent at a fixed temperature। अब जब ये 100 ग्राम सोलवेंट फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया, तो इस पे जितना मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, सोल्युबिलिटी कहेगा। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये और नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे उठाते हैं कुछ फैक्टर्स, क्या हम डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी, ये मेन पॉइंट रहेगा इसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी। यानी सोल्युबिलिटी में हम यही डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स से सोल्युबिलिटी चेंज होता है, चेंज किसका, सॉलिड इन लिक्विड का। इस बात को ध्यान रहे, हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़े तो कई तरीके के फैक्टर्स आएंगे। जैसे नंबर 1 की बात करें तो हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट हम नेचर को डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि अगर किसी चीज को हमें डिसॉल्व करना है, कोई सॉल्यूशन हमें बनाना है, तो केमिस्ट्री का रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि हर एक कंपाउंड का अपना एक नेचर होता है। नेचर की जब बात होती है तो बात आ जाती है पोलर और नॉन पोलर पर, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या फॉलो होगा, रूल फॉलो होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि नेचर है वो दो तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ओके, यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर डिसॉल्व इन पोलर, डिसॉल्व इन पोलर, और नॉन पोलर डिसॉल्व इन
नॉन पोलर। पोलर पोलर में अच्छा डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में अच्छा डिजोल्व होगा। ध्यान रखना, सोलबिलिटी का मतलब हम एक अच्छी सोलबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नॉन पोलर में मतलब अपोजिट नेचर डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, थोड़े बहुत डिजोल्व होकर रह जाएंगे, एक अच्छा सोलबिलिटी नहीं आएगा। तो अगर हमें अच्छा सोलबिलिटी चाहिए तो हमें नेचर क्या करना पड़ेगा, सेम, जैसा है उसको वैसे में ही बोलो। तो जैसा है उसको वैसे में ही बोलो। तो अगर हम पोलर की बात करें, जैसे अगर मैं पोलर को उठाऊं, तो अगर मुझे पोलर सॉल्वेंट चाहिए, पोलर सॉल्वेंट, तो आपको पता है पोलर सॉल्वेंट सबसे अच्छा क्या पढ़ा जाता है, वाटर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पोलर सॉल्यूट की, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, एक जैसे में बोलेंगे, इन दोनों का पेयर बनेगा। तो जैसे कि मान लो कि NaCl आ गया या KCl आ गया, अब ये दोनों ही पोलर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो अगर मैं नॉन पोलर का सॉल्वेंट लिखूं, नॉन पोलर का सॉल्वेंट जैसे कि CCl4 आ गया, या बेंजीन आ गया, या अल्कोहल आ गया, ये सारे क्या है, सॉल्वेंट हो गए। अगर मैं नॉन पोलर के सॉल्यूट लिखूं, नॉन पोलर के सॉल्यूट जैसे कि मैंने लिख दिया शुगर लिख दिया मैंने, या मैंने नेफ्थेलीन लिख दिया, ठीक है, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, नॉन पोलर के सॉल्यूट। तो पोलर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट, नॉन पोलर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी आएगी आपस में, इन दोनों का और इन दोनों का। एग्जांपल, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल की जैसे कि अगर बात करते हैं कि NaCl है, नमक को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, NaCl इन वाटर, ठीक है। तो जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू आता है 5.3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और यही मैंने शुगर को डिसॉल्व किया, शुगर इन वाटर, शुगर को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, तो वैल्यू आएगा 3.8। नोट कर लीजिएगा, वैल्यू जो है वो किस में लिया गया है, मोल पर लीटर में। अब देखो ये 5.3 है, 3.8 है, क्योंकि वाटर भी पोलर है, NaCl भी पोलर है, लेकिन शुगर क्या हो गया, नॉन पोलर। तो पोलर पोलर का वैल्यू 5.3 आया है, लेकिन अब हमने नॉन पोलर को किस में डाल दिया, पोलर में डाल दिया, तो वैल्यू 3.8 आई। यही मैंने कहा था, नेचर अपोजिट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि डिसॉल्व होगा ही नहीं, डिसॉल्व होगा, लेकिन वैल्यू कम रहेगा, सोलबिलिटी कम रहेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि अब आयोडीन की बात करते हैं। अब आयोडीन पता है नॉन पोलर है। अब आयोडीन की अच्छी सोलबिलिटी आएगी अल्कोहल के अंदर, ये अल्कोहल क्या है, नॉन पोलर, दोनों ही नॉन पोलर हो गए। तो आयोडीन अल्कोहल में अच्छा घुलेगा, लेकिन आयोडीन को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करना चाहें, तो वाटर में क्या, ये कम डिसॉल्व होगा, वाटर में कम डिसॉल्व होगा, ठीक है। पूरा नोट कीजिए। पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया, नेचर, नेचर अगर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पोलर नॉन पोलर के एग्जांपल पता होना चाहिए, और लास्ट में हमने दो एग्जांपल डिस्कस कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम उठाते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है हमारा टेम्परेचर का। सेकंड पॉइंट आता है टेम्परेचर का, या इससे पहले में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने नेचर की बात की है, डिसोल्यूशन हमने प्रोसेस, मतलब डिसोल्यूशन का हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। तो यहाँ से कई बार एक छोटा सा टॉपिक और पूछ लिया जाता है, और वो क्या होता है, वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, NaCl इन वाटर, ये अलग से सेपरेट पूछ लिया जाता है। यानी कि हमें NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, वाटर के साथ बनाना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस अलग से पूछ लिया जाता है। इसमें देखो अगर हम इसको कवर अप करें, क्योंकि ये नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। अब NaCl भी हमें पता है पोलर है, NaCl भी पोलर है। वाटर की बात करें तो वाटर भी क्या है, पोलर है। तो नेचर सेम हो गया, तो पोलर सोल्युबिलिटी अच्छी आ गई, हमने लिखा था 5.3 वैल्यू आती है। अब देखिए, अब NaCl है। अब NaCl में हमें पता है कि क्लोरीन नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, क्लियर।
तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, प्लस हो गया और माइनस हो गया, इनके बीच में फोर्स काम करेगा। अब प्लस और माइनस है तो ये फोर्स भी क्या कहलाया, ये कहलाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहलाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाया, क्योंकि प्लस और माइनस है, दो पोल हो गए, प्लस है माइनस है, ठीक है, ये अनेशियन हो गया। इसको अगर रिप्रेजेंट करना पड़े तो इसमें आपको पता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव है, इसमें 3 सेल है, इसमें 2 सेल है, तो साइज में बड़ा कौन हो गया, क्लोरीन, ठीक है। तो मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बना लिया कि जो एक मैंने सर्कल बड़ा लगाया, इसको मैंने नेगेटिव क्लोरीन बना दिया और इसको मैंने पॉजिटिव सोडियम बना दिया। अब वाटर की बात करते हैं, ठीक है। अब वाटर हमें पता है कि ये H2 हो गया, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके का होगा, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, ओके। अब दोनों ही नॉन मेटल है तो इसका मतलब परमानेंट तो प्लस और माइनस होगा ही नहीं, तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये फिर से नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव आ गए, पॉजिटिव आ गए, ये कुछ इस प्रकार है। अभी नेगेटिव आ गया तो इसको मुझे रिप्रेजेंट करना पड़े, तो ये मैंने एक बड़ा सर्कल है ये ऑक्सीजन के लिए बना दिया, और दो छोटे सर्कल है वो मैंने किसके लिए बना दिए, हाइड्रोजन के लिए, तो ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव। अभी इनका हमें यूज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका डिसोल्यूशन शो करना है, तो हमें यहाँ पे डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी, जरा देखिए। अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट कवर करेंगे, हम यहाँ पे 3 पॉइंट कवर करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम यहाँ पे पहला कवर करेंगे हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, हाइड्रेटेड सॉल्यूशन। एक हम यहाँ पे कवर करेंगे लैटिस एनर्जी, एक हम यहाँ पे कवर करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। मैं साथ साथ ही आपको बता दूंगा, ठीक है। हम 3 पॉइंट कवर करेंगे। अब देखो, हाइड्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हमने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल या आयंस, क्योंकि अब ये NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो जैसे हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे, तो वाटर के अंदर डालेंगे तो ये NaCl है, ये वाटर के मॉलिक्यूल से चारों तरफ से कवर हो जाएगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल है इसको कवर कर लेंगे चारों तरफ से, एक सर्कल बन जाएगा, घेरा बन जाएगा, आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जब सॉल्यूट है वो चारों तरफ से सराउंडेड हो जाता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से, सॉल्यूट मॉलिक्यूल और आयन सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस प्रकार होगा कि ये मेरे पास बड़ा सर्कल, ठीक है, ये छोटा सर्कल आ गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कौन है, ये सोडियम है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, इसके चारों तरफ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, ये चीजें मिक्स ना हो, ठीक है। जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से कवर करेंगे, कवर करेंगे तो पहले जैसे डालेंगे तो एक रैंडम है, कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं, तो कहीं भी कुछ भी है, जैसे कि ये मैंने बना दिया पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें स्ट्रक्चर मेन रहेगा, स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है, नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव आ गए, ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि अभी तक मॉलिक्यूल ने अपने आप को सही से ओरिएंटेट नहीं किया, ठीक है, मॉलिक्यूल ने अपने आप को सही से अरेंज नहीं किया है, तो हम थोड़ा कैसे भी बना सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, ये दो पॉजिटिव आ गई, ये नेगेटिव आ गई, ठीक है। इस प्रकार हमने कुछ मॉलिक्यूल्स दिखा दिए, ओके। अब देखो, तो हाइड्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब तो समझ गए, ठीक है। लास्ट टाइम इसका डेफिनेशन मिली। अब बात आती है कि ये लैटिस एनर्जी क्या होती है, क्योंकि जैसे ही अभी इसको कवर कर लेंगे, देखो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड था, अब पहले सॉलिड है NaCl, जैसे ही वाटर में गया इसको एक मीडियम मिल गया, मीडियम मिलने की वजह से ये जो यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लग रहा है, अब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल काम करेंगे, यानी कि जो बीच का फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वीक हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस अलग अलग हो जाएंगे, प्लस और माइनस से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है।
और अब आपको पता है ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये जो आयनिक बॉन्ड है, ये जो फोर्स है, ये जब ये टूटेगा तो इसको एनर्जी चाहिए। तो लेटिस एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उस एनर्जी की वजह से जो सोल्यूट का मॉलिक्यूल है या सोल्यूट के जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, प्लस अलग हो जाता है और माइनस से अलग हो जाता है, यानी कि इनके बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम इसको बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, प्लस अलग हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि प्लस पार्ट है, सोडियम अलग चला गया और क्लोरीन है यानी कि नेगेटिव पार्ट है वो अलग चला गया, प्लस अलग माइनस अलग, यानी कि लेटिस एनर्जी की वजह से सोल्यूट का बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, प्लस आयन अलग हो गया, माइनस आयन अलग हो गया। मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, मैंने बीच में एक लाइन लगा दी। अब ये प्लस है, अच्छा ये अलग होंगे तब ये मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल क्या काम करेंगे कि इसका जो प्लस है, सोल्यूट का जो प्लस है वो वाटर मॉलिक्यूल के माइनस से अट्रैक्ट होगा, और जो सोल्यूट का माइनस है ये वाटर मॉलिक्यूल के प्लस से होगा। अब ये पहले मॉलिक्यूल रैंडम है, यहाँ पर आने के बाद ये अपने आप को सही तरीके से अरेंज करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे। तो प्लस है तो प्लस के पास कौन आएगा, माइनस आएगा, माइनस किसका आएगा, वाटर का आएगा, तो ऑक्सीजन क्या रह जाएगा पीछे, और आगे कौन आए, तो ओरिएंटेशन करेंगे तो प्लस के पास माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ पे कौन हो गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आगे आ जाएगा, हाइड्रोजन पीछे रह जाएगा। यहाँ पर भी सेम होगा, ऑक्सीजन आगे आ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन पीछे रह जाएंगे, ऑक्सीजन आगे, दोनों हाइड्रोजन पीछे, ऑक्सीजन आगे, ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन पीछे। ये अपने आप को एक अच्छे इसकी चारों तरफ वो कवर करेंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस अट्रैक्ट करेगा। जब प्लस अट्रैक्ट करेगा तो अब की बार आगे कौन आएगा, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन क्या रह जाएगा पीछे, तो अब की बार आगे आ गया हाइड्रोजन और पीछे कौन रह गया, पीछे रह गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो डायग्राम पे ध्यान देना है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब देखो इसमें अलग है, इसमें ऑक्सीजन है वो आगे है और इसमें ऑक्सीजन पीछे, अलग अलग है, क्लियर, ओके। तो हाइड्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब अब ये हाइड्रेटेड सॉल्यूशन है, जब ये प्लस और माइनस अलग होंगे तो वो कहलाएगी लैटिस एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर होगी, क्लियर। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तब एनर्जी ली गई, गेन की गई, और जब यहाँ पे नया इंटरेक्शन आएगा, यहाँ पे नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, किसके बीच में, इस प्लस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, इस माइनस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड जब बन रहा है, एक टेम्परेरी चीज यहाँ पे बन रही है, तब एनर्जी रिलीज होगी, तब एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है कब, जब सोल्यूट के आयंस प्लस और माइनस वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। पहले बनाइए फिर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखते हैं, इसको थोड़ा सा हम वर्डिंग में लिखेंगे, ठीक है, वर्डिंग में लिखने से सब थोड़ा सा सही समझ में आएगा। ओके, अब हम लिखते हैं इसको, डायग्राम सही होनी चाहिए। अब हम थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्यूशन में क्या आएगा, द सॉल्यूशन in which ions or molecule
of solute is surrounded by solvent, यानी कि क्या ले रखा हमने वाटर, बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो वो क्या कहलाएगा हाइड्रेटेड सॉल्यूशन। अब जैसे सराउंडेड हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हम इसमें प्रोसेस में लिख रहे हैं पॉजिटिव आयन ऑफ solute is attracted by negative pole of solvent। ठीक, देखो आपने डायग्राम अलग अलग बनाई थी। दो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन ऑफ solute is attracted by positive pole of solvent। दोनों चीजें समझ में आ रही है ना। प्लस कौन था, सोडियम, सोडियम को अट्रैक्ट किया नेगेटिव पोल यानी कि ऑक्सीजन ने, नेगेटिव कौन था क्लोरीन, क्लोरीन को किसने अट्रैक्ट किया पॉजिटिव पोल यानी कि दोनों हाइड्रोजन ने। क्लियर, जब ये हो गया, जब ये अट्रैक्शन हुई, अब कौन आएगा, अब आएगा लैटिस एनर्जी। अब क्या आएगा, लैटिस एनर्जी, यानी कि आयंस में वो प्रेजेंट था सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, अब वो अलग अलग होगा, यानी कि एनर्जी required to split the, या ब्रेक आप लिख सकते हो, to split the solute molecule into ions, solute molecule into ions। क्लियर, तो वो क्या कहलाएगी लैटिस एनर्जी। ये अब लास्ट और कवर कर लेते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुआ, जब अलग अलग हो गए तो पहले तो पूरा सॉल्यूट कवर हुआ चारों तरफ से, जहां पे वाटर के मॉलिक्यूल रैंडम थे, अपने आप को उन्होंने सही ओरिएंटेट नहीं किया था। अब जब वो अलग अलग हो गए तो ओरिएंटेशन सही तरीके से होगा, कवरिंग अच्छे से होगा, तो कवरिंग होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि हम क्या लिखेंगे, एनर्जी which is given out when ions of solute is surrounded by solvent molecule, solvent molecule। तो वो solvent molecule से चारों तरफ से कवर हो गए, तो वो क्या कहलाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो ये और एक लास्ट का रिजल्ट आप हमेशा ध्यान रखना कि हाइड्रेशन जो एनर्जी है, मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हमेशा ही ज्यादा होती है किससे, लैटिस एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ही ज्यादा मिलेगी किससे, लैटिस एनर्जी से। पूरा नोट कीजिए, एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है और कंज्यूम कम होती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। ये टॉपिक हमने इसलिए कवर किया क्योंकि कई बार अलग से पूछा जाता है। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड फैक्टर जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट वो है टेम्परेचर। क्या रहेगा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन या प्रोसेस कैसा है, रिएक्शन या प्रोसेस कैसा है। अब जैसे कि हम पहले डिस्कस करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एनर्जी लिख सकते हैं, हीट लिख सकते हैं। हीट
गेन की जाती है या कंज्यूम की जाती है, हीट क्या हो रही है, गेन हो रही है, हीट है वो ली जा रही है। एंड ये प्रोसेस तभी होगा जब रिएक्टेंट को पहले हीट मिलेगी, पहले एनर्जी मिलेगी। मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर है और हम सॉल्यूशन बना रहे हैं और अगर हमने उसको पहले हीट दिया तब जाके वो डिसॉल्व होगा और तब जाके सॉल्यूशन बनेगा, ये इसका रिक्वायरमेंट है। तो ये कोई सॉल्यूशन एंडोथर्मिक था, उसको हीट चाहिए और हमने उसको हीट दे दिया, हमने उसको हीट दे दिया। हीट देने का मतलब कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो इस केस में सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखा जाए। एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया गया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस प्रोसेस का रिक्वायरमेंट हीट ही था और वो आपने उसको दे दिया, यानी कि टेम्परेचर उसको चाहिए था डिसॉल्व होने के लिए और आपने उसको टेम्परेचर दे दिया, उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, तब वो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। और ये जो चीजें हैं ये हम पढ़ते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन या प्रोसेस प्रोसीड फॉरवर्ड, ये जो रिएक्शन है ये कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, आगे जाएगी, ना कि बैकवर्ड आएगी। जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया, ये बात ध्यान रखी जाए। अब इसको उठाते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज की जाती है। हीट रिलीज का मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आपने मिक्स किया तब सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन प्लस में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। ओके, ये था। लेकिन आप हीट रिलीज ये कर रहा था, प्रोडक्ट में हीट शामिल थी और आपने इसको हीट और दे दिया। हीट ये छोड़ रहा था, रिलीज कर रहा था और आपने हीट इसको दे दिया, यानी कि इसके अपोजिट काम हुआ। इसका मतलब इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये रिएक्शन आगे जाना चाहती है, कब जा रही है आगे, जब वो हीट को रिलीज कर रहा है। इसका मतलब, और आपने इसको हीट और दे दिया तो रिएक्शन अब फॉरवर्ड नहीं जाएगी, रिएक्शन आएगी बैकवर्ड आएगी। तो यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इसमें पूरा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल दिस रिएक्शन प्रोसीड बैकवर्ड। ये कहाँ आएगी रिएक्शन, पीछे आएगी, ना कि आगे जाएगी। एग्जांपल जैसे कि अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट के एग्जांपल के बारे में बात करूं, जैसे कि NaCl, NaNO3, KCl, और अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं जैसे कि Na2CO3, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, पहले पूरा नोट कीजिए, फिर दोबारा बातचीत करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर बात करता है और वहां से हमें ये पता चलता है कि कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था सॉल्युबिलिटी का, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि जहाँ पे हमने सॉलिड का सॉल्युबिलिटी चेक किया लिक्विड में कि वो कैसे होता है, कौन कौन से उसके ऊपर फैक्टर काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सॉल्युबिलिटी किसका होगा, गैस का होगा और किसमें होगा, लिक्विड में, इन द लिक्विड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।